और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए भूपेंद्र बरमंडलिया की। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भ्रष्टाचार डामर सड़क में निर्माण में देखने को मिला, जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों को डामर सड़क की सौगात मिली। मगर पद्मावती कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 97 लाख रुपए की लागत से बने इस रोड को पलीता लगा दिया गया है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से तय मापदंडों को ताक पर रखकर घटिया सड़क का निर्माण किया गया, जिसे बने हुए कुछ महीने ही हुए थे और अब ये सड़क धंसने लगी है। मामले को जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को संज्ञान में दिया गया तो अधिकारी जांच करने पहुंचे, मगर अपने आप को साफ साबित करने के चक्कर में कैमरे से बचते हुए भी नजर आए। 97 लाख रुपए का रोड है, न तो नाला है और घटिया किस्म का रोड बनाकर लोगों को लिपापोती करके दिखा दिया कि 50 साल के इंतजार में जिस रोड की हमको अपेक्षा थी उसके आधार पर रोड की गुणवत्ता नहीं हो पाई है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसको पुनर्जांच कर व्यवस्थित इसको बनाने की कृपा करें। नंबर 2, गांव में आने जाने के रोड के ऊपर एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर ठेकेदार ने 2.5 फीट प्लेटफार्म के ऊपर डामर बना दिया। यहाँ किसी भी प्रकार की जनहानि होने की संभावना है। रोड पे नाला लगा था, उस पर डंबर कर दिया पुराने पे, और बाद में जो पाइप डालना थे वो काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार यहाँ से चला गया। इस रोड के विषय में इसको पुनर्जांच कर नए सिरे से बनाया जाए, साइड भरी जाए, इसकी नाली बनाई जाए और रोड को कंप्लीट किया जाए। हत्ताटोड़ी नया गांव जागीर में डामरीकरण रोड बना है। कई समय से मांग चल रही थी। आज़ादी के बाद ये अभी पहली बार इस गांव में रोड बना है। वो जगह जगह से उस पर दरारें पड़ रही है। साथ ही इसमें बहुत घटिया किस्म का मटेरियल डाला गया है। एवं जो एक कुआं है, कुएं के पास में 2.5 फीट का पुराना फाउंडेशन था, उसके साइड से रोड निकला हुआ था। तो वहाँ पर कुएं की दीवार से चिपका करके डामरीकरण हो गया और कुएं के पास में किसी प्रकार की जनहानि होने की संभावना है। वहाँ थोड़ा सुधार किया जाए, इसकी जांच कर इसको पुनः रिपेयर किया जाए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने चुनाव के बाद पहली बार थाना प्रभारियों के तबादले किए। कई दिनों से कोतवाली इलाके में चल रहे जुए की शिकायतों और बडौनी में रेत के अवैध खनन को लेकर थाना प्रभारी पर अपनी गाज गिरा दी है। कोतवाली और बडौनी थाना प्रभारियों को हटाकर उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया है। उनकी जगह कोतवाली में इंद्रगढ़ थाना प्रभारी रहे धीरेन्द्र मिश्रा को कमान सौंपी गई है। वहीं बडौनी में इंस्पेक्टर रमेश ताके को जिम्मेदारी मिली है। वहीं उन्नाव थाना प्रभारी रामसेवक शर्मा को फिर से बसई की कमान सौंपी गई है। नंबर में क्या है कि पुलिस पर ज़्यादा प्रेशर रहता है। पेंडेंसी निकाल लेती है, अपराध निकाल और मार्ग निकाल, शिकायतें निकाल, चालान निकाल, सारी जो हेड में कार्रवाई करनी है। तो हम लोग सब पूरा स्टाफ लगा हुआ है उसमें कार्रवाई करने के लिए और उसको निश्चित रूप से अच्छा करेगा। सर आप सेवड़ा बढ़ती अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों के अधिकार और सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में बच्चों के अधिकार और सुरक्षा सहित पॉक्सो, बाल हिंसा और बच्चों के सशक्तिकरण की जानकारी दी गई। इसके अलावा घरेलू हिंसा और मारपीट का शिकार हुई महिलाओं को उनके अधिकारों और वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य जानकारियां दी गई। छात्रावास में रह रहे बच्चों के साथ कोई भी घटना न हो, इसके लिए सभी अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। अगली खबर देखिए रजनी लिटौरिया की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित होने वाले MPPSC एग्जाम को लेकर दतिया में PG कॉलेज में व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल के मुताबिक कॉलेज के नवीन भवन के 10 कक्षों को परीक्षा के लिए अलॉट किया गया है। लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक कमरे में 2 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी 10 कक्षों में ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग के निर्देशानुसार तैयारियां कर ली गई हैं और इसका अंतिम रूप दिया गया है। इस एग्जाम के लिए PG महाविद्यालय में करीब 350 अभ्यर्थियों की मौजूदगी रहेगी। MPPSC इंदौर से प्राप्त निर्देशानुसार इस महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया है, जिसमें PSC परीक्षा हेतु महाविद्यालय में 10 कक्षों को तैयार किया गया है, जिसमें समुचित व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। हमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी निर्देशित किया गया है। उनके निर्देशन में हमारे द्वारा कल वीक्षकों को भी निर्देशित किया जाएगा। उनको आयोग के निर्देशों से भी अवगत कराया जाएगा। महाविद्यालय में
सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कल अंतिम रूप दिया जाएगा। अगली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय पेश किया गया। जब्त की गई मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई। कोतवाली पुलिस ने अभी एक बहुत बड़ी चोरी के गिरोह का खुलासा किया है। अनिल और पंकज 3 लोग मिलकर गाड़ियों की मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस तारतम्य में हमें सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति चांडक चौक पर खड़ा है एक संदिग्ध बाइक के साथ। उसकी बाइक में नंबर नहीं है। हमारी टीम भी उससे पूछताछ किया तो उसने धनेश यादव अपना नाम बताया और बाइक के संबंध में हमें उसने वैधानिक जानकारी हमें नहीं दे पाया। जब हमने उसकी तस्दीक की तो बाइक हमें चोरी की पता चली कि हमारी चोरी की बाइक है। और उससे अन्य पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम भी बताया और हमें लगभग 7 बाइक बरामद करवाई। चोरी कब से कर रहे थे? इनके आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन कर रहे हैं कि इनके पूर्व में कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। जैसे ही पता चलता है आपको बताएंगे। किन क्षेत्रों से चोरी हुई थी मैडम गाड़ियाँ? इसमें 4 गाड़ियाँ हमारी कोतवाली क्षेत्र की हैं और 3 गाड़ियों के बारे में हम तस्दीक कर रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में जैसा कि हॉस्पिटल से काफ़ी गाड़ियाँ चोरी हुई थी, क्या उन क्षेत्रों की गाड़ियाँ मिली? जी हाँ, उन क्षेत्रों की गाड़ियाँ। गाड़ी में चोरी करने वाला गिरोह है ये? हाँ, अस्पताल से चोरियाँ इन्होंने की हैं तो जितनी मिली हैं PR करके हम इनसे और भी पूछताछ करेंगे और अन्य भी हम रिकवरी की कोशिश करेंगे। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी के फिजिकल कॉलेज में 67वीं अंडर 17 राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता बच्चों के सांस्कृतिक परिधानों के घूमर नृत्य और हर घर तिरंगा गीत के साथ शुभारंभ हुआ। शिवपुरी का फिजिकल कॉलेज लगातार 25वीं बार राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इस कंपटीशन के पहले दिन भोपाल, शहडोल, सागर और उज्जैन की टीम का दबदबा रहा। शनिवार को भी लीग मुकाबले खेले जाएंगे। अगली खबर देखिए कन्हैया राठौर की। हैरुंदा में शासन के निर्देशानुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में धार्मिक स्थलों और अन्य संस्थाओं पर लगे हुए लाउड स्पीकर को बंद कराने और खुले में बिना लाइसेंस के मीट मछली बेचने वालों को दुकानें बंद करने के अलावा खुले बोरवेल को बंद कराने के संबंध में दुकानदारों धर्मगुरु की बैठक रखी गई। पर मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने कुछ आदेश जारी किए हैं। उसमें एक ये है कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाना है। दूसरा, कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के नहीं बजाया जाएगा और उसके भी लिए निर्धारित डेसिबल की आवाज में ही बजाए जाएंगे जब भी कभी अनुमति होगी। दूसरा है कि मांस, मछली, अंडे विक्रय के लिए खुले में कोई विक्रय नहीं होगा और बिना लाइसेंस के कोई विक्रय नहीं होगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस ले लें। और उसके लिए भी नियम ये है कि धार्मिक स्थल, स्कूल या आंगनबाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर ही वो होगा और खुले में किसी प्रकार का जो है विक्रय नहीं किया जाएगा। उसको ढक के रखा जाएगा, ऐसा ढका जाएगा कि वो पारदर्शी न हो। अनुमति के क्या प्रावधान रहेंगे? अनुमति नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन उसमें अनुमति देगा। उसमें वो जगह निश्चित करेगा जहाँ जिस जगह पे अनुमति मिलेगी उसी जगह व्यापार हम कर सकेंगे। ध्वनि विस्तार के लिए कैसे क्या? ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अभी जो है हम बाद में डिसाइड करेंगे। शासन ने अभी निर्णय जैसा लेगा कि आगे धार्मिक स्थलों पर या उसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति का क्या वो निर्देश जारी करते हैं उसके हिसाब से फिर हम अनुमति जारी करेंगे। और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम बनाए इसके लिए उसके परिधि में जो आएंगे उसको अनुमति दी जा सकेगी। और मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालने के साथ ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा विभाग संभालने वाले सीएम मोहन यादव सबसे ज्यादा जोर अपने पसंदीदा उच्च शिक्षा विभाग को और मजबूत करने पर दे रहे हैं। जयपुर से लौटते ही उन्होंने राजधानी भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाविद्यालय के स्टाफ और छात्रों के साथ संवाद किया। इस मौके पर जब सीएम मोहन यादव से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो वो सवाल से बचते हुए नजर आए। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की जिसमें शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के संबंध में बताया गया। धार्मिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल ध्वनि का उपयोग करने और सभी धर्मगुरु धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों को सहयोग करने को कहा। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत होने पर जांच कर कार्रवाई के लिए उड़न दस्तों की टीम का गठन भी किया जाएगा। अभी गृह मंत्रालय के ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, 13 दिसंबर को जारी हुआ है कि जिसमें धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर जो ध्वनि के यंत्र रहते हैं, लाउड स्पीकर इत्यादि, उनके अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी हैं। इस संबंध में
उसमें उल्लेख किया गया है कि जो कोलाल नियंत्रण अधिनियम है अथवा जो पूर्व से जारी अधिनियम है, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियम भी बने हैं 2000 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई प्रकरणों में ऐसे आदेश दिए हैं, माननीय हाई कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं, तो उन सभी को क्लब करते हुए गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया समेकित रूप से, जिसमें निर्देश दिए हैं कि उनके अनियंत्रित प्रयोग के संबंध में उड़न दस्तों का गठन किया जाए। उड़न दस्तों के अलावा क्षेत्रीय प्राधिकारी भी नियुक्त किए जाएं और उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके और निर्धारित डेसिबल से अधिक यदि कोई ध्वनि संयंत्र चलाते हैं, माइक इत्यादि चलाते हैं, तो उन पर अधिनियमों के अंतर्गत सुसंगत कार्रवाई की जा सके। कितनी टीमें सर आप यहाँ बना रहे हैं? अब वैसे प्रत्येक तहसील स्तर पर एक टीम बना रहे हैं। उनमें निर्देश ऐसे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, एक पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी और एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नामित व्यक्ति इनका सदस्य रहेगा फ्लाइंग स्क्वाड का, और वो फ्लाइंग स्क्वाड शिकायतों पर अपनी उड़न दस्ते के रूप में जाएगी, वहाँ पर जांच करेगी। जांच की रिपोर्ट वो संबंधित जो क्षेत्रीय प्राधिकारी होंगे, जो हम एसडीएम को नियुक्त कर रहे हैं, उनको अपनी रिपोर्ट देगी। निर्धारित करेंगे वो कि इस अधिनियम के किन प्रावधानों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन की। स्कूल के शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ यूडाइस प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति आदि का काम जारी है। ऐसे में लगातार बैठकों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी कई शाला प्रभारी इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। शाला प्रभारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। जन शिक्षक द्वारा 1 दर्जन से अधिक शाला प्रभारियों के खिलाफ प्रतिवेदन दिया गया है। इसके आधार पर इनके वेतन आहरण पर आगामी आदेश तक रोक लगाने के लिए बीआरसीसी संजय भदौरिया ने नोटिस जारी करते हुए वेतन पर रोक लगाने की कार्रवाई प्रस्तावित की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में बड़ी गति से हमारे यहाँ यूडाइस प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति आदि का काम चल रहा है। तो एक बड़ी संख्या में विद्यालयों ने ये काम किया, परंतु बार बार हम लोगों ने कार्यशाला भी आयोजित की, समय समय पर गूगल मीट की, बहुत समझाया, उसके बावजूद भी 15 ऐसे शाला प्रभारी चिन्हांकित किए गए हैं जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया। और ऐसे शाला प्रभारियों के काम न करने के कारण हमारा जो खनियादान विकास खंड है लगभग हर चीज़ में आगे है, लेकिन कुछ शाला प्रभारियों के कारण ये पीछे की ओर जा रहा है। तो ऐसे 15 शाला प्रभारियों को हमने चिन्हांकित किया और उनके ऊपर वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में हमने नोटिस जारी किया है। क्या है, दूसरे पक्ष को सुनो, 2 दिवस का उन्हें समय दिया है। अगर ये 2 दिवस में कार्य को पूरा नहीं करते तो 2 दिन बाद यानी सोमवार से इनके आगामी आदेश तक इनके वेतन पर रोक लग जाएगी, जब तक ये काम को। राजधानी भोपाल में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई में गुणवत्ताहीन खाना परोसा जा रहा है। 5 रुपए में खाना खाने वालों को ये खाना महंगा पड़ा। खराब क्वालिटी का खाना खाने से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। महापौर मालती राय ने शहर के अशोका गार्डन में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण किया और रसोई संचालक को फटकार लगाई। अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अगली खबर देखिए कुलदीप गुप्ता की। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस मछली के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका प्रशासन की ओर से मांस मछली विक्रेताओं के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नगर पालिका सीएमओ केशव सगर ने जानकारी दी। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 और 269 के तहत शहरीय क्षेत्र में लाइसेंस के बिना मांस और मछली का विक्रय करने का प्रावधान नहीं है। बिना लाइसेंस के मांस मछली बेचने वालों को 3 दिन के अंदर दुकान का लाइसेंस बनवाने को कहा गया। ऐसा न करने पर उन पर चालानी कार्रवाई कर दुकान को सील भी किया जा सकता है। शहर में एक स्थान चिन्हित कर मांस मछली की दुकानें लगाई जाएंगी। इसके लिए पहले से ही 3 स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। हमारे शहर के ये जो कारोबारी भाई लोग हैं, हम लोगों ने आज यहाँ पे इन लोगों से निवेदन किया है कि जो भी मांस मदरे का काम, अंडे का काम, मुर्गे का काम आप बाहर ओपन में करते हो, उसको अपने अंदर करो, दुकान के अंदर करो, बाहर सड़क पे ना करो। और ये सब लोग उसमें सहमत होंगे हमारे साथ। हम लोग इनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हम लोग कलेक्टर साहब से कोई जगह मांग रहे हैं कि जितनी भी हमारे मीट मार्केट शहर के अंदर हैं वो सब एक जगह कहीं व्यवस्थित कर दें, हम उनको जगह देकर, और वो वहाँ अपनी दुकानों को चलाएं। कोई जगह अभी निर्धारित की गई है? मैंने अपने उससे 2-3 जगह कलेक्टर साहब को बताई हैं
अब कलेक्टर साहब जहाँ भी निश्चित करेंगे मैं उसी जगह पे इन लोगों को व्यवस्थित कर दूँगी। और अभी फ़िलहाल हम लोग इनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे वो मीट मार्केट हो, चाहे थीम रोड हो, ये जहाँ भी अपना काम कर रहे हैं वो एक सीमा के अंदर और अपनी दुकान के अंदर। इसमें जो मांस विक्रेताओं के संबंध में दुकानों को लगाने का, उनको नियमन का संबंध में जो नियम है उनके बारे में हमने अवगत करा रहा है। साथ में यहाँ बिना लाइसेंस के जो लोग हैं उनको लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, आवेदन वगैरह, उसके बारे में बता रहे हैं। एक समय सीमा निर्धारित करेंगे उसमें सभी लोगों के पास लाइसेंस हो जाए और सर्दी के बाद बिना लाइसेंस की दुकान शहर में नहीं चलेगी। बिना लाइसेंस अगर सर्दी जैसे करते हैं तो क्या कुछ चालानी कार्रवाई चालानी कार्रवाई करेंगे, सील कर देंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद वैसे और जगह प्रतिबंध लगा दिया गया है, अपने अभी भी खुले में मीट बिक रहा है, इसके क्या कहेंगे आप? हमने भी प्रतिबंध लगा दिया है कि यहाँ पे लाइसेंस किसी के भी नहीं थे, सिर्फ 3 दिन का समय देंगे। इस दौरान जिनके लाइसेंस प्राप्त हो जाएंगे तो ठीक है, अन्यथा इसे बंद कर दिए जाएंगे। 14 लाख के इनामी नक्सलवादी को पुलिस ने किया ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर का रहने वाला था नक्सलवादी, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों राज्यों ने मिलकर 14 लाख का इनाम घोषित किया। आज पुनः बालाघाट मंडला पुलिस को और साथ में जो हाफ फोर्स है और उसमें सीआरपीएफ की संयुक्त ऑपरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। आज हमारी इसमें बालाघाट पुलिस, मंडला पुलिस और हाफ फोर्स की एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सूचना थी कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। इस पर हमारी पार्टी वहां पर पहले से सर्चिंग कर रही थी और आज जब सर्चिंग के दौरान जब पार्टी एक जगह से मूव कर रही थी खमको दादर के पास से, वहाँ पर कुछ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी उसमें बहुत ही संतुलित फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान चैतू और हिड़मा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। ये एसीएम मेंबर था और बतौर मलाजखंड दलम में सक्रिय था और ये बीच में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर हुआ था दिलीप खड़के नामक नक्सली का। उसमें भी ये बातचीत है, इसको गोली लगी थी लेकिन ये वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया था। और ये एक जो यहाँ के एमएमसी जोन के दामा है उनका एक गार्ड भी था और इसको एलएनजी की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसके पास .315 की राइफल भी बरामद हुई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थलों के साथ अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई जगह काम भी शुरू हो गया है और मंदिर मस्जिदों के साथ अन्य जगहों से लाउड स्पीकर हटने लगे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश पहले का है, उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आदेश का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कुल मिला करके आदेश पहले का है ये सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना, समय तय रहता है उसका कि भाई परमिशन लेते हैं कि कब बजेगा, रोज बजेगा तो कब बजेगा, कितनी बजे बजेगा, कितनी आवाज़ में रहेगा, ये सब पहले से सारा तय है। तो सख्ती से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, ये आदेश हुए हैं और निश्चित रूप से उसका इम्प्लीमेंट होगा। पूर्व महापौर आलोक शर्मा की मांग है कि भोपाल में गुमास्ता कानून लागू किया जाए। पुराने शहर में रात भर दुकान खुली रहती है, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चे जुआ खेल रहे हैं और नशे का आदी हो रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि रात में 11 बजे पुराने शहर की सारी मार्केट बंद हो जाए। ज्ञापन देने के दौरान विधानसभा से सभी भाजपा पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सर आज आलोक शर्मा ने शिकायत की है। आज अभी एक शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ शहर के हिस्सों में जो रात में दुकानें चलती हैं और उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। तो इस संबंध में जो भी नियम है उनका अध्ययन करके और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करके जो भी कानून सम्मत कदम उठाने होंगे उनको उठाया जाएगा। सर आप आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं सर उन पर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ? और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत निरस्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कल भी जो घर तोड़ने की कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित जो अपराधी हैं उनके लिए भी
उनकी जमानत निरस्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथों को कलेक्ट्रेट से भारत सरकार द्वारा नियुक्त छिंदवाड़ा के प्रभारी किरण गोपाल वास्का, कलेक्टर मनोज पुष्प, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, पूर्व विधायक नतन शाह कवरेती सहित अन्य अधिकारियों ने संबंधित विधानसभा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 16 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। दतिया के पशु चिकित्सालय में छुट्टी के दिन बेजुबान मवेशियों का इलाज बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहां छुट्टी के दिन अस्पतालों में ताला लटकता है। नियम अनुसार छुट्टी के दिन भी कुछ समय के लिए ओपीडी चालू रहती है, लेकिन दतिया के पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की मनमर्जी पर अस्पताल खुलता और बंद होता है। शनिवार को अपने गंभीर रूप से बीमार मवेशियों को लेकर अस्पताल पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा। डॉक्टर्स अब बाकी स्टाफ छुट्टी का हवाला देते हैं। अगली खबर देखिए भूपेंद्र बरमंडलिया की। झाबुआ में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। काकनवानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वासेक्टोमी ऑपरेशन कराने आई महिला की 3 दिनों बाद ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। महिला को ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही घर भेज दिया गया था। तबीयत उसकी खराब होने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। हालत और बिगड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। सर, हमारे यहाँ घटना यह हुई है कि नसबंदी के कारण एक हमारे परिवार का सदस्य ख़त्म हो गया आज। ये सर 8 तारीख को। नहीं सर, बीमारी कुछ भी नहीं थी। नहीं सर, 3 से 4 घंटे बाद छुट्टी वहाँ से दे दी गई और उसके एक दिन बाद से पेट में थोड़ी जलन और उल्टी खांसी वगैरह आना शुरू हो गया था। सर, पहले तो हम ले गए थे यहाँ काकनवानी अस्पताल, तो वहाँ पे टेबलेट वगैरह दी थी, उससे थोड़ा सा और कम पड़ा था। और जब 12 तारीख को सुबह 4 बजे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो हम 5 बजे यहाँ से लेकर थानला अस्पताल के लिए रवाना हुए। तो टोल नाके के आसपास ये घटना हो गई। एम्बुलेंस भी नहीं आई। एम्बुलेंस को फ़ोन भी लगाया था, पर एम्बुलेंस वालों ने बोला कि 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे तक वेट कहाँ करेंगे सर? नहीं सर, कोई डॉक्टर वहाँ पे नहीं था उपस्थित। सिस्टर नहीं थी जी ना। 3 बजे गए थे। किस तारीख को गए थे? ये गए थे सर 11 को। सिस्टर ने दवाई दी थी और क्या कहा था महिला की तबीयत के बारे में? कुछ बोला नहीं, मतलब फर्क पड़ तबीयत कम हो जाएगी और फर्क पड़ जाएगा यूँ। डॉक्टर की लापरवाही से मेरी मैसेज की जान चले गई और मेरे पास कुछ है नहीं। क्या करूँगा अभी? ये सब छोरा, ये 4 छोरे, ये कैसे पालूंगा? नहीं झोपड़ी है, नहीं कुछ नहीं है। ये झोपड़ी है, ये सब पहाड़ की बांधी हुई है। बंदी का नसबंदी का ऑपरेशन करा है, इसीलिए मेरी पत्नी की जान चले गई। डॉक्टर की लापरवाही। हाँ, ले गए थे, डॉक्टर नहीं मिले। फिर मैंने क्या करा कि मैं डॉक्टर ने, वो मैडम ने गोली दी, तो गोली लेके मैं आराम आ जाएगा ऐसा बोला, तो मैं फिर आराम आ जाए ऐसा बोला, तो मैं ठीक। फिर रात में ले गया था, तो वो फ़ोन लगाया था, कोई आया नहीं। वो काकनवानी की एक महिला थी, नसबंदी हुई थी उसको थांदला में। तो नसबंदी के 3 दिन पश्चात उसको रात में कुछ तकलीफ़ हुई, उल्टी हुई। तो दिन में लाए थे वो उनके परिजन, तो डॉक्टर द्वारा देख के उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके पश्चात वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद में रात में उनको कोई, उसी रात को, वो दोपहर में लाए थे, रात में उसको तकलीफ़ हुई। तो उसके बाद में उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया, और परिजन अगर अस्पताल टाइम से ले आते हैं और तकलीफ़ ज़्यादा हो रही, तो उस दौरान अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच जाती। तो परिजन तो आरोप लगाते हैं, लेकिन हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही हुआ है, कोई कारण तो रहा है तभी मृत्यु हुई है उसकी। तो उसकी हम पोस्टमार्टम भी कराया गया है और शासन के नियमानुसार उसको सहायता दी जाएगी जो निर्धारित। नहीं, डॉक्टर की गलती कहे नहीं कहे, डॉक्टर की गलती तो वो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हज़ारों में एक तो होते हैं। इसमें अलग कोई डॉक्टर की लापरवाही तो अभी सामने ऐसी नहीं आई मेजर कोई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।